दोस्तों, आज आपके लिए एक कमाल की कहानी लेके आया हूँ, हमेशा की तरह। लेकिन इस कहानी में कमाल की बात यह है कि इस कहानी को समझना खुद में एक चैलेंज है। असल में राइटर ने एक चैलेंज दिया है कि रीडर्स को कि समझ के दिखाओ। बट अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही कमाल की कहानी है। तो पहले आपको कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, और फिर समझाऊंगा। कहानी का नाम है मेरा दुश्मन। तो चलिए शुरू करते हैं। वो इस समय दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। आज मैंने उसकी शराब में कोई चीज़ मिला दी थी। खाली शराब तो वह शरबत की तरह गट गट पी जाता है और उस पर कोई खास असर भी नहीं होता है। आंखें कुछ लाल हो जाती हैं, माथे की शिकनें पसीने में भीग कर दमक उठती हैं, और बस होश व हवास बदस्तूर कायम रहता है। हैरान हूँ कि ये तरकीब मुझे पहले कभी क्यों नहीं सूझी। शायद सूझी भी हो और मैंने कुछ सोचकर इसे दबा दिया हो। मैंने हमेशा कुछ न कुछ सोचकर कई बातों को दबा जाता हूँ। आज भी मुझे अंदेशा तो था कि वह पहले ही घूंट में जायका पहचान कर मेरी चोरी पकड़ लेगा। लेकिन गिलास खत्म होते होते उसकी आंखें बुझने लगी थीं और मेरा हौसला बढ़ गया था। जी में आया था कि उसी क्षण उसकी गर्दन मरोड़ दूं। लेकिन लेकिन फिर नतीजों की कल्पना से दिल दहल कर रह गया। मैं समझता हूँ कि हर बुज़दिल आदमी की कल्पना बहुत तेज़ होती है, हमेशा उसे हर खतरे से बचा लेती है। फिर भी हिम्मत बांधकर मैंने एक बार सीधे उसकी ओर जरूर देखा था। इतना भी क्या कम है कि साधारण हालत में तो मेरी निगाहें सहमी हुई सी उसके सामने इधर उधर फड़फड़ाती रहती हैं। खैर, अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और सिर झूल रहा था। उसे इस तरह लाचार देखकर भ्रम हुआ था कि वह दम तोड़ रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वह मूजी किसी भी क्षण उछल कर खड़ा हो जाएगा। होश संभालने पर वह कुछ कहेगा नहीं। उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। बातें वह उस जमाने में भी बहुत कम किया करता था, लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया है। उसकी गूंगी अवेलना की कल्पना मात्र से मुझे दहशत सी हो रही है। वैसे मैं न जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अरसे की अलहदगी के बाद अब मैं उसके आतंक से पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूँ। इसी खुशफहमी में शायद उस रोज़ उसे मैं अपने साथ ले आया था। शायद मन में कहीं उसे नीचा दिखाने की दुराशा भी रही हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि वह मेरी जीती जागती खूबसूरत बीवी, मेरे बच्चों और आलीशान कोठी को देखकर खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा और हमेशा के लिए मुझे उससे निजात मिल जाएगी। शायद मैं उस पर यह साबित कर दिखाना चाहता था कि उससे पीछा छुड़ा लेने के बाद मैं कितना खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये सब लंगड़े बहाने हैं। हकीकत शायद यह है कि उस रोज़ मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वह खुद ही मेरे साथ चला आया था। खैर, माला के सामने उस रोज़ मैंने इसी किस्म की कोई लंगड़ी सफाई पेश करने की कोशिश की थी और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उसे देखते ही बिफर उठी थी। सबसे पहले अपनी बेवकूफ़ी और सारी स्थिति का एहसास शायद मुझे उसी क्षण हुआ था। मुझे उस कमबख्त से वहीं घर से दूर उस सड़क के किनारे किसी न किसी तरह निपट लेना चाहिए था। साफ साफ उससे कह दिया होता, देखो गुरु, मुझ पर दया करो और मेरा पीछा छोड़ दो। तो शायद वहीं हम किसी समझौते पर पहुंच जाते। और नहीं तो वह मुझे कुछ मोहलत तो दे ही देता। कुछ भी हो, मुझे उसे अपने घर नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अब सारी समझदारी बेकार थी। माला और वह एक दूसरे को यूं घूर रहे थे जैसे दो पुराने और जानी दुश्मन हों। एक क्षण के लिए मैं ये सोचकर आश्वस्त हुआ था कि माला सारी स्थिति खुद संभाल लेगी। वो रास्ते से तो हट गई थी, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं हुई थी और न ही उसने मुझे बैठने दिया था। साथ ही उस मुर्दार ने मेरी तरफ यूं देखा था जैसे कह रहा हो, तुम तो वाकई इस औरत के गुलाम बनकर रह गए हो। और खुद मैं उन दोनों की तरफ यूं देख रहा था जैसे एक नज़र बचाकर दूसरे से कोई साजिशी संबंध पैदा कर लेने की ख्वाहिश हो। फिर माला ने मुझे मौका पाते ही अलग से जाकर डांटना फटकारना शुरू किया। मैं पूछती हूँ कि तुम इस आवारागर्द को पकड़कर साथ ले आए हो, क्यों? ज़रूर कोई तुम्हारा पुराना दोस्त होगा, है ना? इतने बरस शादी को हो चले, लेकिन तुम अभी भी तक पैसे के वैसे ही रहे। मेरे बच्चे उसे देखकर क्या कहेंगे? पड़ोसी क्या सोचेंगे? अब कुछ बोलोगे भी? मैं हैरान था कि क्या बोलूं। माला के सामने मैं बोलता कम हूँ, ज़्यादा समय तोलने में ही बीत जाता है और उसका मिजाज और बिगड़ जाता है। वैसे उसका गुस्सा जायज़ था, उसका गुस्सा हमेशा जायज़ होता है। हमारी कामयाब शादी की बुनियाद भी इसी पर कायम है। उसकी हर बात हमेशा सही होती है और मैं अपनी हर गलती को चुपचाप और फौरन कबूल कर लेता हूँ। ऊपर से वह कुछ भी क्यों न कहे, उसे मेरी फरमाबरदारी पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि बागडोर उसी के हाथ में है। और ये ठीक भी है।
तो माला दांत पीस कर रही थी। अब कुछ बोलोगे भी? मेरे बच्चे पार्क से लौटकर इस मनहूस आदमी को बैठक में बैठा देखेंगे तो क्या कहेंगे? उन पर क्या असर होगा? इतना गंदा आदमी, सारा घर महक रहा है। बताओ ना, मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी? अब जाहिर है कि मैं माला को कुछ भी नहीं बता सकता था, तो मैं सिर झुकाए खड़ा रहा और वह मुंह उठाए बहुत देर तक परसती रही। खैर, कुछ देर यूं ही सिर नीचा किए खड़े रहने के बाद आखिर मैंने निहायत आजिज़ाना आवाज़ में कहना शुरू किया, अरे भाई, मैं उस कमबख्त को ठीक तरह से पहचानता भी नहीं। उससे दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर रास्ते में कोई आदमी मिल जाए तो। लेकिन माला ने बीच में ही पाँव पटक कर कह दिया, झूठ, सरासर झूठ। यह कहकर वह अंदर चली गई और मैं कुछ देर तक वहीं सिर नीचे किए खड़ा रहा और फिर वापस उस कमरे में लौट आया जहाँ बैठा वो बीड़ी पी रहा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे सब जानता हो कि किस मरहले से गुजर कर आ रहा हूँ। अब हुआ दरअसल ये था कि उस शाम माला से कुछ दूर अकेला घूम आने की इजाज़त मांगकर मैं यूं ही बिना मतलब घर से बाहर निकल गया था। आमतौर पर वह ऐसी इजाज़तें आसानी से देती नहीं है और न मैं मांगने की हिम्मत कर पाता हूँ। बिना मतलब घूमना उसे बहुत बुरा लगता है। कहीं भी जाना हो, किसी से भी मिलना हो, कुछ भी करना हो या ना करना हो, मतलब का साफ और सही फैसला वह पहले से ही कर लेती है, ठीक ही करती है। मैं उसकी समझदारी की दाद देता हूँ। वैसे घर से दूर अकेला मैं किसी मतलब से भी नहीं जा पाता। माला की सोहबत की कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई है कि उसके बिना सब सूना सूना सा लगता है। जब वह साथ रहती है तो किसी किस्म का कोई ऊल जलूल विचार मन में उठ नहीं पाता। हर चीज़ ठोस और बामतलब दिखाई देती है। अंदर की हालत ऐसी रहती है जैसे माला के हाथों सजाया हुआ कोई कमरा हो, जिसमें हर चीज़ करीने से पड़ी हो, बेकायदगी की कोई गुंजाइश ही ना हो। और जब वह साथ नहीं होती तो वही होता है जो उस शाम हुआ, या फिर उसी किस्म का कोई और हादसा, क्योंकि उससे पहले वैसी बात कभी नहीं हुई थी। तो उस शाम न जाने किस धुन में मैं घर से बहुत दूर निकल गया था। आमतौर पर घर से दूर रहने पर भी मैं घर ही के बारे में सोचता रहता हूँ। इसलिए नहीं कि घर में किसी किस्म की कोई परेशानी है, नहीं, घर में कोई परेशानी नहीं। अच्छी तनख्वाह, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छा सरकारी मकान, पास पड़ोस भी अच्छा। फिर भी अकेला होने पर घरेलू मामलों को बार बार उलट पलट कर देखने में वैसा ही इत्मीनान है जैसे किसी भी सेहतमंद आदमी को बार बार आईने में अपनी सूरत देखकर मिलता हो। मेरा मतलब है कि वक्त अच्छी तरह से कट जाता है, ऊब नहीं होती। ये भी माला के ही सुप्रभाव का फल है, नहीं तो एक ज़माना था कि मैं हरदम ऊब का शिकार रहता था। हो सकता है कि उस शाम दिमाग कुछ देर के लिए उसी गुजरे हुए ज़माने की ओर भटक गया हो। कुछ भी हो, मैं घर से बहुत दूर निकल गया था और फिर अचानक वो मेरे सामने आ गया। महसूस हुआ था जैसे मुझे अकेला देखकर घात में बैठे हुए किसी खतरनाक अजनबी ने ही रास्ता रोक लेना चाहा। मैं ठिठक कर रुक गया था। उसकी सोती हुई आंखों से फिसल कर मेरी निगाह उसकी मुस्कुराहट पर जा टिकी थी, जहां अब मुझे उसके साथ बिताए हुए सारे गर्दालू ज़माने की एक टिमटिमाती हुई सी झलक दिखाई दे रही थी। महसूस हो रहा था कि बरसों तक रूपोश रहने के बाद फिर मुझे पकड़कर किसी के सामने पेश कर दिया गया। कुछ या शायद कितनी ही देर हम सड़क के उस नंगे और आवारा अंधेरे में एक दूसरे से रूबरू खड़े रहे थे। अगर कोई तीसरा उस समय देख रहा होता तो शायद समझता कि हम किसी लाश के सिरहाने खड़े कोई प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे पर झपट पड़ने से पहले किसी मंत्र का जाप। वैसे ये सच है कि उसे पहचानते ही मैंने माला को याद करना शुरू कर दिया था। हर संकट में मैं हमेशा उसी का नाम लेता हूँ। साथ ही वहाँ से दुम दबाकर भाग उठने की ख्वाहिश भी मन में उठती रही थी। एक उड़ती हुई सी तमन्ना यह भी हुई थी कि वापस घर लौटने के बजाय चुपचाप उस कमबख्त के साथ हो लूँ, जहाँ वो ले जाना चाहे चला जाऊँ और माला को खबर तक ना हो। इस विचार पर तब मैं बहुत चौंका भी था और अभी तक हैरान हूँ, क्योंकि आखिर उसी से पीछा छुड़ाने के लिए ही तो मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर आज से कुछ बरस पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत न की होती तो। लेकिन उस भागने को बगावत का नाम देकर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। मैंने सोचा था और मेरा मुंह शर्म के मारे जल उठा था। मेरा मुंह अक्सर इस आग में जलता रहता है। उससे मेरी कोई कमज़ोरी नहीं छिपी थी और उससे भागकर माला की गोद में पनाह लेने की एक बड़ी वजह यही थी। उसकी हंसी में मुझे सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी और उस खड़खड़ाहट में उसके साइज में गुजरे हुए ज़माने की बेशुमार यादें। बड़ी मुश्किल से आंख उठाकर उसकी ओर देखा था। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था
मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गया था और उसकी हंसी और ऊंची हुई थी। कसे हुए दांतों से मैंने उसकी आंखों का सामना किया था, अपना हाथ उसके खुरदरे हाथ में देते हुए और उसकी सांसों की बदबूदार हरारत अपने चेहरे पर झेलते हुए मैंने महसूस किया था, जैसे इतनी मुद्दत आज़ाद रह लेने के बाद फिर अपने आप को उसके हवाले कर दिया हो। अजीब बात है, ये एहसास से जितनी तकलीफ़ मुझे होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं थी। शायद हर भगोड़ा मुजरिम दिल से यही चाहता है कि कोई उसे पकड़ ले। घर पहुंचने तक कोई बात नहीं हुई थी। अपनी अपनी खामोशी में लिपटे हुए हम धीमे धीमे चल रहे थे, जैसे कंधों पर कोई लाश उठाए हो। जब माला की डांट डपट सुन लेने के बाद मुंह बनाए मैं वापस बैठक में लौटा, तो वह बदसात मज़े में बैठा बीड़ी पी रहा था। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ जैसे वह कमरा उसी का हो। फिर कुछ संभाल कर उससे नज़र मिलाए बिना मैंने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी, पंखे को और तेज़ कर दिया, एक झुंझलाई हुई ठोकर से उसके जूतों को सोफे के नीचे धकेल दिया। रेडियो चलाना ही चाहता था कि उसकी फटी हुई हंसी सुनाई दी और मैं बेबस हो उससे दूर हटकर चुपचाप बैठ गया। जी में आया कि हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो जाऊं, सारी हकीकत सुनाकर कह दूं, देखो दोस्त, अब मेरे हाल पर रहम करो और माला के आने से पहले चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। कहा भी होता तो सिवाय एक और जहरीली हंसी के उसने मेरी अपील का कोई जवाब दिया नहीं होता। वो बहुत जालिम है, हर बात की तह तक पहुंचने का कायल, और भावुकता से उसे सख्त नफरत है। उसे कमरे का जायज़ा लेते देख मैंने दबी निगाह से उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। टांगें समेटे वह सोफे पर बैठा हुआ एक जानवर सा दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत खस्ता दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ल अब भी मुझसे कुछ कुछ मिलती थी। इस विचार से मुझे कोफ्ता भी हुई और एक अजीब किस्म की खुशी भी महसूस हुई। एक ज़माना था जब वही एकमात्र मेरा आदर्श हुआ करता था, जब हम दोनों घंटों घंटों एक साथ घूमा करते थे, जब हमने बार बार कई नौकरियां से एक साथ इस्तीफे दिए थे, कुछ एक से एक साथ निकाले गए थे, जब हम अपने आप को उन तमाम लोगों से बेहतर और ऊंचा समझते थे जो पिटी पिटाई लकीरों पर चलते हुए अपनी सारी ज़िंदगी एक बदनुमा से रिवायती खरौंदे की तामीर में बर्बाद कर देते हैं, जिनके दिमाग हमेशा उस खरौंदे की चार दीवारी में कैद रहते हैं, जिनके दिल सिर्फ अपने बच्चों की किलकारियों पर ही झूमते हैं, जिनकी बेवकूफ़ बीवियां दिन रात उन्हें तिगनी का नाच नचाती हैं और जिन्हें अपनी सफ़ेद पोशी के अलावा और किसी बात का कोई गम नहीं होता। कुछ देर मैं उस ज़माने की याद में डूबा रहा। महसूस हुआ जैसे वह फिर उसी दुनिया से एक पैगाम लाया हो, फिर मुझे उन्हीं रोमानी वीरानों में भटका देने की कोशिश करना चाहता हूँ, जिनसे भागकर मैंने अपने लिए एक फूलों की सेज संभाल ली है, जिस पर माला करीब हर रात मुझसे मेरी फरमाबरदारी का सबूत तलब किया करती है और जहाँ मैं बहुत सुखी हूँ। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने मेरे अंदर झांक लिया हो। उसे इस तरह आसानी से अपने ऊपर काबिज होते देख मैंने बात बदलने के लिए कहा, कितने रोज़ यहाँ ठहरोगे? उसकी हंसी से एक बार फिर हमारे घर की सजी सवरी फिजा दहल गई और मुझे खतरा हुआ कि माला उसी दम वहाँ पहुंचकर उसका मुंह नोच लेगी। लेकिन यह खतरा इस बात का गवाह है कि इतने बरसों की दास्ता के बावजूद मैं अभी तक माला को पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर में वह एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहने मुस्कुराती इठलाती हुई हमारे सामने आ खड़ी हुई। हाथ जोड़कर बड़े दिलफरेब अंदाज से नमस्कार करती हुई बोली, आप बहुत थके हुए दिखाई देते हैं, मैंने गर्म पानी रखवा दिया है, आप वॉश कर लें तो कुछ पी कर ताज़ा दम हो जाए, खाना तो हम लोग देर से ही खाएंगे। मैं बहुत खुश हुआ। अब मामला माला ने अपने हाथों में ले लिया था और मैं यूं ही परेशान हो रहा था। मन हुआ कि उठकर माला को चूम लूं। मैंने कनखियों से उस हरामजादे की तरफ देखा। वो वाकई सहमा हुआ सा दिखाई दिया। मैंने सोचा, अब अगर वह खुद ब खुद ही न भाग उठा तो मैं समझूंगा कि माला की सारी समझ, सीख और रूप रंग बेकार है। कितना लुत्फ आए अगर वह कमबख्त भी भाग खड़ा होने के बजाय माला के दाव में फंस जाए और फिर मैं उससे पूछूं, अब बता साले, समझ में आई? मैंने आंखें बंद कर लीं। एक अजीब राहत का एहसास हुआ। आंखें खोली तो वह वॉशरूम में जा चुका था और माला झुकी सोफे को ठीक कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी तनी हुई सूरत से घबराकर नज़रें झुका लीं। जाहिर था कि उसने अभी मुझे माफ़ नहीं किया था। नहाकर वह बाहर निकला तो उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे। इस बीच माला ने बियर निकाल ली थी और उसका गिलास भरते हुए पूछ रही थी,
आप खाने में मिर्च कम लेते हैं या ज़्यादा? मैंने बहुत मुश्किल से हंसी पर काबू किया। उस साले को खाना ही कम मिलता होगा, मैं सोच रहा था और माला की होशियारी पर खुश हो रहा था। कुछ देर हम बैठे पीते रहे। माला उससे घुल मिलकर बातें करती रही। मैं बहुत खुश था। और जब माला खाना लगवाने के लिए बाहर गई तो उस शाम पहली बार मैंने बेधड़क उस कमीने की तरफ देखा। वह 3-4 गिलास बियर के पी चुका था और उसके चेहरे की जर्दी कुछ कम हो चुकी थी। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में माला के बाहर जाते ही फिर वही जहर और चैलेंज आ गया था। और मुझे महसूस हुआ जैसे वह कह रहा हो, बीवी तुम्हारी मुझे पसंद है, लेकिन बेटे उसे खबरदार कर दो। एक क्षण के लिए फिर मेरा जोश कुछ ढीला पड़ गया। लगा जैसे बात इतनी आसानी से सुलझने वाली है नहीं। याद आया कि खूबसूरत और शोख औरतें उस ज़माने में भी उसे बहुत पसंद थीं, लेकिन उनका जादू ज़्यादा देर तक नहीं चलता था। फिर भी मैंने सोचा, बात अब मेरे हाथ से निकल गई है और सिवाय इंतज़ार के मैं और कुछ कर नहीं सकता। खाना उस रोज़ बहुत उम्दा बना था और खाने के बाद माला खुद उसे कमरे तक छोड़ने गई थी। लेकिन उस रात मेरे साथ माला ने कोई बात नहीं की। मैंने कई मजाक किए, लेकिन उसने मुझे अपने पास फटकने नहीं दिया। नींद उस रात मुझे आई नहीं। फिर भी अंदर से मुझे इत्मीनान था कि किसी न किसी तरह माला दूसरे रोज़ उसे भगा सकने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत निकला। माना कि माला बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, लेकिन उस हरामजादे की ढिठाई का कोई मुकाबला नहीं। 3 दिन तक माला उसकी खातिर तवाज़ो करती रही। मेरे कपड़ों में अब वह बिल्कुल मुझ जैसा हो गया था। मैं तो सुबह सवेरे गाड़ी लेकर दफ्तर को निकल जाता था। पीछे उन दोनों में न जाने क्या बातें होती थीं, लेकिन जब कभी उसे मौका मिलता वो मुझे अंदर ले जाकर डांटने लग, अब यह मुर्दार यहाँ से निकलेगा भी कि नहीं? जब तक यह घर में है हम किसी को तो बुला भी नहीं सकते, न किसी के यहाँ जा सकते हैं। बच्चे कहते हैं इसे बात करने की तमीज़ नहीं। आखिर ये चाहता क्या है? मैं उसे क्या बताता कि वह क्या चाहता है? कभी कहता थोड़ा सब्र करो और करो, अब जाने की सोच ही रहा होगा। कभी कहता क्या बताऊँ, मैं खुद शर्मिंदा हूँ। कभी कहता तुमने खुद ही तो सिर चढ़ाया है, अगर तुम्हारा बर्ताव रूखा होता तो शायद। माला ने अपना बर्ताव तो नहीं बदला, लेकिन चौथे रोज़ बच्चों सहित घर छोड़कर अपने भाई के यहाँ चली गई। मैंने बहुत रोका, लेकिन वह नहीं मानी। उस रोज़ वो कमबख्त बहुत हंसा था, ज़ोर ज़ोर से, बार बार। आज माला को गए 5 रोज़ हो गए हैं। मैंने दफ्तर जाना छोड़ दिया है। वह फिर अपने असली रंग में आ गया है। मेरे कपड़े उतार कर अपना वह मैला कुर्ता पहन लिया है। कहता कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह चाहता क्या है। ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वह चली गई है। बेहतर है कि उसके लौटने से पहले तुम भी यहाँ से भाग चलो। उसकी चिंता मत करो, वह अपना इंतज़ाम खुद कर लेगी। वो यही चाहता है। और आज आखिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देने में कामयाब हो गया हूँ। अब मेरे सामने 2 ही रास्ते हैं। एक यह कि होश आने से पहले मैं उसे जान से मार डालूं, और दूसरा यह कि अपना ज़रूरी सामान बांध कर तैयार हो जाऊं और ज्यों उसे होश आए हम दोनों फिर उसी रास्ते पर चल दें जिससे भागकर कुछ बरस पहले मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर माला इस समय यहाँ होती तो वह कोई तीसरा रास्ता भी निकाल लेती, लेकिन वो नहीं है और मैं नहीं जानता कि क्या करूं। तो दोस्तों, कहानी एंड हो चुकी है। अब इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि कहानी एक चैलेंज है। आई होप कि आपको समझ आई हो, लेकिन आई नो कि आपको समझ नहीं आई। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि आखिर में आपको समझाऊंगा। असल में ये जो कहानी है, मेरा दुश्मन, बहुत ही डीप साइकोलॉजी बेस्ड है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि मैं, वो 2 कैरेक्टर्स में बटा हुआ है। वो अंदर ही अंदर 2 लोगों में बटा हुआ है, जिसमें से एक है मैं और दूसरा है वह। मैं उसका वो रूप है जो वो प्रेजेंट फैमिली के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ जो जीवन जी रहा है, अपनी लाइफस्टाइल जो चल रही है उसकी, वो मैं है। जिसके पास वो सारी सक्सेस हैं जो इस सोसाइटी में बहुत ज़रूरी मानी जा रही हैं, बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं। और जो दूसरा कैरेक्टर है वह उसी के उसी के कैरेक्टर का दूसरा रूप है, उसी के कैरेक्टर का दूसरा साइड है, जो इन सारे सोशल, रिलीजियस एंड फैमिली, इन सारे बॉन्ड्स को, इन सारे बंधनों को तोड़ के फेंक देना चाहता है। इनमें वो घुटन सी महसूस करता है। इनसे दूर हटके एक अलग दुनिया में रहना चाह रहा है, अपनी में, एक अपनी ही अलग दुनिया में इन सबसे विद्रोह करना चाहता है और इनसे मुक्त हो जाना चाह रहा है, इनसे फ्रीडम चाह रहा है।
तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। सिंपल सी स्टोरी तो नहीं है, बट अगर आप समझ जाते हैं तो एक्चुअली बहुत ही कमाल की स्टोरी है। तो चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई कहानी के